हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पार्ट पी अचीवर्स में। आज हम सेल का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेल समझ लिया था क्या होता है, और हमने समझा था कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स में हमने समझा था कि सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। आज उसके आगे से हम राइबोसोम से पढ़ना शुरू करेंगे और भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने ये सारा न्यूक्लियस, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था कल। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ आपको कि कल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, कॉर को ऑब्जर्व करके, ठीक है, सेल टर्म दिया था। फिर उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था, किसमें, लिविंग सेल में। फिर उसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, किसने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने। फिर उसके बाद हमने एक्चुअल में पढ़ा था कि सेल थ्योरी क्या होती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल हमने पढ़े थे, जिसमें से हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सारा डिफरेंस हमने कवर कर लिया था। फिर हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था कि सेल तीन पार्ट से मिलकर बनता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका, सेल मेम्ब्रेन का। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। ये हमने पढ़ा था कि ऐसे ये एक लेयर होती है और उसमें प्रोटीन जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, उसमें प्रोटीन के जो पार्टिकल्स, सॉरी, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ये हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है जो कि, ठीक है, दो लेयर से, ये फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं और इसके बीच में ये प्रोटीन हमारा क्या है, एम्बेडेड है। उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस क्या होते हैं इसके। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था कि कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस। फिर हमने सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, ठीक है, डिफ्यूजन। फिर हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ लिया था हमने सारी चीजें, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, साइटोप्लाज्म में क्या होता है। फिर हमने न्यूक्लियस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने अपना सेल ऑर्गेनल शुरू कर दिया था। सेल ऑर्गेनल्स में भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया था कि ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस क्या होते हैं इसके। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके फीचर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कहां से, आज हम शुरू करेंगे राइबोसोम से। तो सबसे पहले हम समझते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम स्मॉल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राउंडेड शेप के बेसिकली होते हैं ये, स्मॉल राउंडेड, ठीक। और ये किस क्या काम करते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब क्या, जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करते होंगे, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक। अब देखिए, राइबोसोम इज अ स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल फाउंड इन लिविंग सेल्स, ठीक है, लिविंग सेल्स में मिलता है ये। राइबोसोम एक छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इट इज नोन एज दी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल की। इसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एमिल पेलाडे ने करी थी, ठीक है। एमिल पेलाडे ने क्या करा था, इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। इसको हम क्या, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ राइबोसोम, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द राइबोसोम बोला जाता है। ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, ये किससे बना होता है, राइबोसोल आरआरएनए से, मतलब राइबोसोमल आरएनए से और प्रोटीन से मिलके बना होता है राइबोसोम, या आरआरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। दो ये सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, हम ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है राइबोसोम, देखिए दो सब यूनिट से बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये हमारी लार्ज सब यूनिट है और ये हमारी स्मॉल सब यूनिट है, और बीच में हमारा एमआरएनए अटैच होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं राइबोसोम। ये हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक। देखिए एक सेंट्रल डोग्मा, देखिए
सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता देती हूँ, डीएनए आपको मैंने बताया था, डीएनए क्या होता है, डीएनए एक क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है, ये हमारा डीएनए है। अब ये जो डीएनए है ना, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि वहां पे एमआरएनए क्यों अटैच, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है हमारा, आरएनए बनता है, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए किस में काम आता है, प्रोटीन बनाने में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कहाँ होती है, बेसिकली राइबोसोम के अंदर। तभी ये यहाँ पे एमआरएनए अटैच है, क्योंकि ये एमआरएनए ही क्या बनाने में हेल्प करेगा, क्या बनाएगा, ये यही बनाएगा हमारा प्रोटीन, ठीक है, ये बनाएगा हमारा प्रोटीन। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक। अब हम आ जाते हैं क्या, हमारा दो हमने पढ़ लिया कि दो भागों से बना होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। बेसिकली ऑर्गेनिजम्स में आपको दो टाइप के राइबोसोम मिल जाएंगे, 70S और 80S। कौन कौन सा, 70S और 80S। अब क्वेश्चन उठता है कि ये हमारा जो 70S और 80S है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। ये क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन रेट। एस का मतलब बेसिकली आप इतना रखो, याद रखो कि एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। देखिए 70S राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। आप प्रोकैरियोटिक वाले डिफरेंस में एक और डिफरेंस ऐड कर सकते हो कि ये इसमें 70S राइबोसोम अटैच होता है। एक बार हम यहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आ गया है तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। डीएनए इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो है वो फ्री होता है, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोकैरियोटिक में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। डीएनए जो है वो फ्री होता है, प्रोकैरियोटिक में ऐसे ही फ्लोट करता रहता है पूरा हमारा सेल के अंदर ऐसे ही, ठीक है। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो डीएनए है वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर सॉरी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये स्मॉल होते हैं साइज में प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोट्स लार्जर इन साइज होते हैं। और ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिफ्थ क्या है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया, और इसका यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज ऐड कर लेंगे कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 70S राइबोसोम से बना होता है, और ये हमारा 80S राइबोसोम से बना होता है, ठीक है। राइबोसोम का भी डिफरेंस हम इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। 70S राइबोसोम जो है, इसमें लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 50S की होती है, और स्मॉलर सब यूनिट कितने की होती है, मतलब जो लार्जर सब यूनिट अटैच होगी ये कितने S की होगी, ये होगी 50S की, और स्मॉलर सब यूनिट कितने की होगी, ये होगी 30S की। ये 50S और 30S का राइबोसोम मिलके क्या बनाएंगे, 70S राइबोसोम बना देंगे, ठीक है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 60S और 40S मिलके क्या बनाते हैं, इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है आपका उसमें क्या है, सब यूनिट 60S राइबोसोम। लार्जर सब यूनिट कौन सी है, 60S राइबोसोम, और स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है, 40S, ठीक है। तो ये 60 और 40 मिलके कितना बनाता है, 80S बनाता है, ठीक है। 60S 40S मिलके क्या बनाता है हमारा, वो मिलके बनाता है हमारा 80S राइबोसोम। 50S और 30S मिलके बनाता है 70S राइबोसोम, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारे क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहां तक की चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी कि राइबोसोम बेसिकली किसमें यूज होता है, प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। दो यूनिट्स होती है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब जो हमारा राइबोसोम है वो दो टाइप का होता है, पहला है हमारा 70S, दूसरा है हमारा 80S। 70S राइबोसोम जो है, 70S राइबोसोम के प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। फिर हमारा 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
60S प्लस 40S राइबोसोम को मिला के 80S राइबोसोम बनता है, और 50S प्लस 30S राइबोसोम को मिला के क्या बनता है, 70S राइबोसोम। एस का मतलब क्या होता है, सेवेटबर्ग यूनिट, हमने आपको ये बता दिया है। अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोटीन करता है। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम, जो है वो एमआरएनए को रीड करता है और प्रोटीन को फॉर्म करता है। एमआरएनए में ना कुछ ऐसे, ये पहली बात तो एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, डीएनए में हमारे कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ बेसिक बेसिस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, ये डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। यही बेस पेयर्स मिलके, तीन बेस पेयर मिलके एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए यू सी, ये किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। जी ए यू, ये किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे, इनको ये तीन जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं, कोडॉन। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से। डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोइक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लियोइक एसिड। डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा था, इसको हम कह रहे थे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। और उसके बाद में फिर हमारा इसमें आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में प्रेजेंट होते हैं ए यू सी जी, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, अब ये एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन तीन मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोडॉन। तीन के जो तीन एक साथ प्रेजेंट होंगे, ट्रिपलेट को कहा जाता है कोडॉन। क्या कहा जाता है, कोडॉन। ये कोडॉन किसके लिए कोड करते हैं, प्रोटीन के लिए। अब शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ए यू सी, ये इसको कोडॉन बोला जाएगा, और किसके लिए कोड करेगा, एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, बस। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है राइबोसोम में, किसका, प्रोटीन। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का एंड सैक प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली प्रेजेंट होता है, ये कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक झिल्लीदार नलिकाओं और थैलियों का जाल है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल में। इट एक्ट्स, अब ये सेल ऑर्गेनेल की बात हो रही, तो मेजॉरिटी ऑफ द सेल, मतलब सेल ऑर्गेनेल किसमें मिलेंगे आपको, यूकैरियोटिक सेल में। इट एक्ट एज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है सेल के। इसकी खोज किसने करी थी, पोर्टर ने। पोर्टर ने कब इसकी खोज करी थी, 1945 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे यूकैरियोटिक सेल में। ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये सेल का। इसकी डिस्कवरी कितने करी थी, पोर्टर ने करी थी। फिर उसके बाद टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, कौन कौन से, रफ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस अपीयर्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन बन रहा है राइबोसोम में और ये उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। प्रोटीन निर्माण और परिवहन में सहायक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होता है, ये इसमें कोई राइबोसोम नहीं होते, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स स्मूथ। फिर उसके बाद ये स्मूथ दिखता है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस।
लिपिड और क्या कहते हैं, लिपिड का और किसका, वसा और स्टेरॉइड का निर्माण करता है। किसका किसका निर्माण करता है, वसा का और स्टेरॉइड का। ठीक, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड बनाने में। डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन द लिवर सेल, डिटॉक्स करता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम भी किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मतलब किसमें, लिवर सेल में। बेसिकली लिवर सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी खराब पदार्थ उसमें प्रेजेंट है, उन सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है, गोल्जी तंत्र क्या होता है, ये इसको कहते हैं बेसिकली पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है इसको, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये काम क्या करता है, मॉडिफाइज पैकेजेस एंड सिक्रीट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड, प्रोटीन को और वसा को संशोधित, पैक और श्रावित करता है। ठीक है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है। ये होता क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जो कि किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। तो ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, कैमिलो गोल्जी की खोज किसने करी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोर्टर ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने करी थी, पोर्टर ने। नेक्स्ट, ये हमारा गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, ये हमारा गोल्जी एपरेटस है। नेक्स्ट, फंक्शंस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का संशोधन करने में हेल्प करता है। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन और वसा के पैकेजिंग में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस के सेक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड मेनली इन एनिमल सेल। ये मेनली आपको किसमें मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो मुख्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है, ये डाइजेशन, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। डैमेज ऑर्गेनल्स या फिर डैमेज सेल को इसका काम होता है डिस्ट्रैक्ट करना। डैमेज सेल इसमें जाती है और अपने आप खत्म हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैक कहा जाता है। डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट में बचाता है ये। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करता है ये। ऑटोलाइसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कोशिका का आत्म विनाश करती है। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है खुद से खत्म कर देना। तो ये सेल वहां पे जाती है और सेल वहां पे जाके खत्म हो जाती है लाइसोसोम में। ठीक है, सेल में ये प्रेजेंट होता है और क्या कर देता है, सेल को खत्म कर देता है। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। रिक्तिका एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इट इज लार्ज एंड सेंट्रल इन प्लांट्स एंड स्मॉल इन एनिमल्स। बड़ा होता है किसमें, ये वैक्यूल बड़ा होता है किसमें, हमारे प्लांट सेल में, और छोटा किसमें होता है, एनिमल सेल में। पादप कोशिकाओं में यह बड़ी और केंद्रीय होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यह छोटी होती है। जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें यह छोटी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा वैक्यूल देख लीजिए। अब वैक्यूल आपको बड़ा दिख रहा है ना, तो आप इसी से गेस कर सकते हैं कि वैक्यूल अगर किसी सेल में बड़ा है, इट मींस दिस इज व्हाट, पादप कोशिका, दैट इज प्लांट सेल। ये कौन सी कोशिका हो गई, पादप कोशिका। अगर वही ये आपका छोटा प्रेजेंट होता वैक्यूल, तब हम इसको क्या कहते, तब ये हमारी कौन सी कोशिका हो जाती, तब ये हमारी एनिमल सेल या फिर पादप सेल हो जाती, सॉरी एनिमल सेल या फिर जंतु कोशिका हो जाती। अब उसके बाद प्लांट सेल सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल के ये जो वैक्यूल होता है ना, इसके आसपास जो लेयर होती है उसको हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डायग्राम ऐड किया कि इसके आसपास जो सेल प्रेजेंट होती है, इसके आसपास जो कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है उसको, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, जो आउटर, अब आपसे पूछ रहेगा कि आउटर ये टोनोप्लास्ट किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, नन ऑफ द अबव, तो योर आंसर विल बी व्हाट,
वैक्यूल, ठीक। नेक्स्ट फंक्शंस, स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स। स्टोरेज करना किसका? फूड, वाटर, यही मेन काम ही होता है इसका वैक्यूल का, ठीक है। और भोजन, जल और खनिज लवण का भंडारण, मेंटेन स्टर्गर प्रेशर, प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। स्टोर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। मेंटेन शेप ऑफ प्लांट सेल, पादप की कोशिका की पादप कोशिका का आकार बनाए रखते हैं। जैसे स्टर्गर प्रेशर मतलब कि यहां से जितना प्रेशर लग रहा था, सेल भी अंदर से उतना ही प्रेशर लगा रहा है और उसके शेप को मेंटेन करके रख रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइसोसोम, लाइसोसोम तो हम पढ़ चुके थे कि ये क्या करता है? ब्रेक करता है किसको? वेस्ट मटेरियल को। लाइसोसोम को किसने? ड्यूफ ने डिस्कवर किया था। कब? 1955 में। ये हमारा लाइसोसोम है, ठीक है। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंजाइम सेल को डिस्ट्रक्ट करने में, खत्म करने में हेल्प करता है, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक। अब उसके बाद इसके फंक्शंस हमने पढ़ लिए थे पहले ही, अब मैं इसको दोबारा से नहीं पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? अब क्वेश्चन उठता है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? आत्महत्या की थैली क्यों? If the lysosome bursts, its enzyme digests the entire cell leading to the cell death. जैसे ही लाइसोम को लगता है कि सेल डैमेज हो चुका है, ये खुद को बर्स्ट कर देता है, फट जाता है। जैसे ही ये फटता है, इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो पूरी कोशिका को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ठीक है। प्लांट सेल और एल्गी में प्रेजेंट होता है ये। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। फूड प्रोडक्शन और स्टोरेज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद ये जो शब्द है ये कहां से आया है? किसने दिया? ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है, जो केवल पादप कोशिकाओं और शैवाल में पाए जाते हैं। ये भोजन निर्माण और पदार्थों के भंडारण का कार्य करते हैं। प्लास्टिड शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट, कुछ टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं हमारे। प्लास्टिड्स कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि मेन इसमें हमको पता है क्या पढ़ना है? मेन पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट के ही टाइप होते हैं अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एटियोप्लास्ट भी एक होता है। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? पहली बात तो ये डबल बाउंड ऑर्गेनल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, वैसे ही इसमें खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। फाउंड इन प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ग्रीन कलर जो होता है पत्तियों का, वो किसकी वजह से होता है? इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और जो प्लांट का हरा कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। हेल्प इन फूड प्रिपरेशन, खाने के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। हरे रंग के होते हैं क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, ठीक है, भोजन निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये रेड, येलो और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो फूल और पत्तियों में, फल और पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं ये, फल और फूलों में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स और फ्लावर्स में। लाल, पीला, नारंगी रंग ये किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। हरा रंग क्लोरोप्लास्ट, ये जो पीला, लाल, ऑरेंज किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट की वजह से कोई कलर नहीं होता। कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को, यानी कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन को क्या करते हैं? भंडारण करते हैं इसका। नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट के भी कुछ टाइप होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। स्टोर्स स्टार्च, स्टार्च का भंडारण करते हैं अमाइलोप्लास्ट। स्टोर ऑयल, तेल का भंडारण करते हैं एलियोप्लास्ट। स्टोर प्रोटीन, प्रोटीन का भंडारण कौन करता है? प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एलियोप्लास्ट ऑयल, इसमें आईओ आ रहा है ना, ऑयल में भी आईओ आता है, ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोटीन तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीन को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट मतलब स्टार्च को रखता है अपने पास। अब आते हैं पराक्सीसोम। पराक्सीसोम नाम का भी एक सेल ऑर्गेनल्स है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो क्या है? ये एक स्मॉल
ये एक स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। दे कंटेन एंजाइम दैट परफॉर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये क्या करता है? पेरोक्सिसोम। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। जब किसी भी पर्टिकुलर चीज से ऑक्सीजन जुड़ जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां होती है, आंसर हो जाएगा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम पेरोक्सिसोम छोटी एक झिल्ली से घिरी कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये ऑक्सीकरण क्रियाएं करते हैं और हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम का काम होता है हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, कैटालेज एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें प्रेजेंट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? कैटालेज एंजाइम। हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ब्रेक डाउन कर देता है ये, और इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, शेप इज फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर। इसकी शेप कैसी होती है? फिक्स्ड होती है और रेक्टेंगुलर शेप होती है। एनिमल सेल की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर। सॉरी, प्लांट सेल की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप होती है। एक सेकेंड, इधर हम इसको डायग्राम एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर हम डायग्राम से पढ़ते हैं। इसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसमें। क्लोरोप्लास्ट के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? नहीं, वरना हम भी हरे रंग के होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। जब कल मैं पढ़ा रही थी आपको, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कल, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंट्रियोल इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है इसमें? एब्सेंट। फूड स्टोर्ड एज स्टार्च, और इसमें फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च से। सेल मेम्ब्रेन के मतलब कि जो हमारी झिल्ली होती है उसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है उसमें, जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल एनिमल में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज में। ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सेल वॉल प्रेजेंट है, शेप फिक्स्ड है, रेक्टेंगुलर है। शेप फिक्स्ड भी पता है किसकी वजह से? इसी सेल वॉल की वजह से। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। फूड कैसे स्टार्च होता है? फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। सेल इरेगुलर होती है या फिर राउंड होती है। क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है, वैक्यूल स्मॉल होती है, प्लास्टिड्स भी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। फूड कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, अब देखिए इस डायग्राम से पढ़ के ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, इसका वैक्यूल, प्लांट सेल का वैक्यूल आपको बड़ा दिख रहा है, इसका वैक्यूल आपको ये देखिए छोटे छोटे से वैक्यूल नजर आ रहे हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा। ये आप देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आसपास जो आपको ये पिंक पिंक दिख रहा है ये राइबोसोम है आपके। ठीक है, ये आपका गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, लाइसोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें, मैंने पढ़ा दिया आपको। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, अब हमने अपना पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, हमने सेल वॉल भी समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद में आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करना है फंजाई में सेल वॉल किससे बनी होती है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब एक बार क्विक रिवीजन में इस चैप्टर का आपको करवा देती हूँ कि जो सेल वॉल है इसका टर्म किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन और स्वान ने। ये तो आपको याद ही रखना है, फैक्ट्स तो ये रट के ही जाने हैं। सेल, जो सेल की स्टडी होती है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और श्वान ने दिया था।
ठीक है। और ये सेल शब्द 1665 में किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल में किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ये देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, सेल में पहली लिविंग सेल इन्होंने ऑब्जर्व करी थी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस कहते हैं, पैकेजिंग और स्टोरिंग का काम करता है ये। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। सबसे लंबी सेल नर्व सेल, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो बस आज का हमारा ये सेल टॉपिक पूरा फिनिश हो चुका है। एक दो पॉइंट्स अगर आपके रह गए होंगे तो वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, वैसे सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश करिए। इसके बाद हम पीवाईक्यूज की, जैसे कि हमारा बायो थोड़ा सा फिनिश हो जाएगा, हम पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।